वेलकम टू बिंदास विद मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के कर चुके हैं। अगर वो वीडियो जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उसे वॉच करें। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 1.3। इसके अंदर से दोनों ही 3 क्वेश्चन गिवन है और तीनों ही क्वेश्चन क्या है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यूं मानो कि पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा, बेशक इसको रट लो, ऐसा रट लो कि पेपर में आप एज इट इज छाप के आ जाओ। और आएगा 3 नंबर और 2 नंबर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है इससे। अब बहुत इजी क्वेश्चन भी है, समझो क्या कह रहा है। प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। अब हमें पता है इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें बोल दिया गया है प्रूफ कीजिए। अगर जिस बच्चे को नहीं पता है कि √5 इरेशनल है कि रैशनल है, मतलब परिमेय है या अपरिमेय, तो वो ये कंसेप्ट क्लियर कर ले, उम्मीद करता हूं। देखो, √5 वैसे तो इरेशनल ही होता है, लेकिन अपने को बोल दिया गया है कि बताइए ये एक परिमेय संख्या है, आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने जा रहे हैं। देखें, प्रूफ करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मानना है। सॉल्यूशन क्या है, आपको मानना है, माना √5 परिमेय संख्या। जो भी गिवन होगा ना उसके विपरीत मान लो परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, √5 को आप p/q के रूप में लिख सकते हो, है ना। तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, p/q के रूप में लिखा हुआ है √5, ठीक है। और लिख देना जहां p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब क्या, वो दो नंबर जिसका हाईएस्ट फैक्टर सिर्फ क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट कोप्राइम नंबर। क्योंकि देखो p/q के रूप में हमें आएगा तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म होगा तो हमेशा उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा तो इसका हमेशा HCF आपको 1 ही मिलेगा। अब जब p/q के रूप में माने तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्टेप है ये, दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या होगा, p का स्क्वायर, q का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 5। अब यहां से हम क्या करते हैं, q स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। तो q स्क्वायर को उधर भेजोगे तो आपके पास क्या होगा, यहां करते हैं हम p² = 5q²। अब देखो 5 को इधर भेज दो या 5 को आप यहीं पे रहने दो, तो यहां से अपने को क्या दिख रहा है कि जो 5 है ना, ये q² को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आप यहां पे एक चीज लिखोगे, क्या, 5 जो है ना p² को विभाजित करता है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा।
क्लियर है? अब देखो इसके बाद क्या होता है ना, ये स्टेप समझे। इसके बाद अब यहां पे जो आपके पास P है, जो भी आ रहा है ना यहाँ पे P को कुछ ऐसा टर्म मानो, जैसे अभी हमने मानते हैं जैसे 5 है ना, तो 5 के टर्म में ही मान लो, 5A मान लो, 5C मान लो, 5D मान लो, 5E मान लो, आपकी इच्छा कुछ भी मान लो मैंने माना P जो है वो 5A है, P जो है 5A है, 5A है तो यहां पे फिल करता हूं, तो 5A का स्क्वायर प्लस में 5Q स्क्वायर, तो यह 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 25, A का स्क्वायर करूंगा तो A स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 जा 25, तो ये मिलेगा क्या 5A स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। तो यहां से अपने को एक और चीज पता चला, क्या, जो 5 है ना वो Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, जो 5 है वो Q को विभाजित करता है, तो 5Q को भी विभाजित करेगा। यहां तक क्लियर है? विभाजित करेगा। अब यहां से अपने को क्या कंक्लूजन मिलता है, इसको मान लो आप, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं ना इसको, और मेरे वीडियो में आप कॉपी किताब लेके बैठे साथ साथ उतार ले, और जब मैं क्वेश्चन करने के लिए दूं तो आप उस क्वेश्चन को करो। देखो यहां पे अपने को समीकरण 1 व 2 से पता चला कि क्या पता चला कि P और Q 5 से विभाजित होते हैं, P और Q 5 से, P और Q, ठीक है, 5 P और Q दोनों ही 5 से विभाजित होता है। लेकिन हमने क्या माने, हमने माने थे जहां P और Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य मतलब क्या, कि उसके अंदर एक के सिवा कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे हमने शो कर दिए एक के सिवा एक और टर्म आया जो कि वो क्या है 5, जो कि 5 जो है P और Q को क्या कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जो अपने कल्पना, हमने जो कल्पना यहाँ पे सोचे, हमारा उस कल्पना का विरोधाभास हो रहा है, हमारे अगेंस्ट हो गया वो। तो हमें यही लिखना है, इससे हमारे तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है ना। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि इससे हमें यह पता चला कि इसका जो गुणनखंड है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, हमने माने। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखा दिया, एक 5 भी दिखा दिया। इसके कारण से हमारा जो है ना, इस तथ्य का जो हमें ये तथ्य दिए, ये हमारा क्या है, विरोधाभास हो रहा है। हमारा जब विरोधा हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो हम वही चीज रीजन दे रहे हैं कि क्या क्या हुआ अपने साथ, ठीक है, विरोधाभास हो रहा है।
ये विरोधाभास, ये क्या लिखा, विरोधाभास से पता ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, इसका विपरीत मान लेते परिमेय संख्या, तो वैसे ही हम यहाँ भी इसको मानेंगे एक परिमेय संख्या है। ये माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर आपने इसको परिमेय संख्या माने, मतलब क्या कि इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, p/q के रूप में लिख सकते हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर पूछा जाएगा तो आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। जो अंडर रूट वाला है उसको एक तरफ कर दो, बाकी को एक तरफ कर दो। तो ये देखो, ये प्लस का है, इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, इक्वल टू 2√5। इस 2 को भी मैं इधर भेजूंगा तो देखो क्या होगा, 2 को भी इधर भेजूंगा, या तो पहले आप क्या करो, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, q p-3q। अब 2 को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू √5। बस आपको इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही स्टेप करना है। इसके बाद बस अपने को क्या है, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, ये देखो p-q-3-2 क्या है, एक पूर्णांक है अपने पास। क्या है, पूर्णांक। बस आपको ये लिखो कि p-2-3q पूर्णांक है। अगर सोचो ये सभी पूर्णांक है तो मैं कह सकता हूं ना कि p-3q/2q भी पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो मैं कह सकता हूं √5 भी क्या है, पूर्णांक है। √5 भी पूर्णांक होगा। लेकिन हमारे इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि √5 भी पूर्णांक होगा, ठीक है, √5 भी पूर्णांक होगा। लेकिन अपने को पता है √5 एक पूर्णांक नहीं हो सकता। पूर्णांक है तो मतलब परिमेय संख्या होगा, मतलब पूर्णांक नहीं हो सकता, है ना, पूर्णांक नहीं हो सकता, परिमेय संख्या नहीं हो सकता। इसके बाद ये लाइन लिखोगे, इसका विरोधाभास हो रहा है, इसका विरोधाभास हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। इसका विरोधाभास हो रहा है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। हमें पता है √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये एक पूर्णांक है। तो ये कंडीशन कहने के चलते ही क्या हो रहा है, ये हमारा, हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वही लिखा हमने, इसका विरोधाभास हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा इसलिए हुआ जो हमने ये गलत माने ना, हमारी गलती से, गलत सोचने से ये चीज आया। तो ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि 3+2√5 परिमेय संख्या है। ठीक है, और एक छोटा सा लाइन, प्यारा सा लाइन लिख देना, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये कंटेंट सब है ना, ये जो लिखा हुआ है, आप जब क्वेश्चन देखोगे, एक से एग्जाम्पल देखोगे, तो एनसीईआरटी के अंदर भी ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो उससे कॉपी भी कर सकते हो, उसको एक पैटर्न बना लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पैटर्न तो बनाना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन को भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को किए। जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा होगा, बाकी ये दोनों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं। अब बाकी जो लाइन है ना, आप खुद लिखना, मैं बस सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, ऐसे करना है। वो जो हमारा विरोधाभास हो रहा है वो आपको खुद लिख लेना है। ठीक है, देखिए 1/√2 को क्या करोगे, माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमें इसके विपरीत ले जाना है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या हुआ तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हो, 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, लिख देना यहाँ पे, जहां एक चीज ये भी लिख देना, जहां p और q क्या है, सहभाज्य है। ठीक है, इसको इधर भेज दो, सहभाज्य लिखो यार, PQ सहअभाज्य है, कोप्राइम, है ना। इसको इधर भेजूंगा तो p/√2 हो जाएगा, और इसको इधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, q हो जाएगा। अब ये देखो, ये वाला इक्वेशन बिल्कुल जस्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आ गया। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर आप वर्ग करोगे तो देखो क्या होगा, अंडर√2p = q, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसको इससे काट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2p का स्क्वायर = q का स्क्वायर। अब देखो इससे क्या प्रतीत हो रहा है, इससे ये प्रतीत हुआ जा रहा है कि 2 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है, तो लिख दो 2 जो है q² को विभाजित करता है। अब ये करता है तो आप क्या लिखोगे, 2 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। क्लियर है। अब इसे मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इतना करने के बाद आप ये करोगे, जैसे यहाँ पे जो q है ना, आप q को कुछ लेट कर लो, q को कुछ लेट कर लो। माना फिर से मानो कि q जो है देखो 2 आ रहा है ना, तो 2a है, मैंने ये लेट कर लिया। अब इस वाले वैल्यूज के अंदर फिल करो तो क्या होगा, देखो 2p² = 2a का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2p² = 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और a का स्क्वायर a²। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिला 2। तो यहाँ से इक्वेशन अपने पास आया p² = 2a। अब ये क्या कह रहा है, 2a क्या कह रहा है कि 2 जो है वो p² को भी विभाजित करेगा, 2 जो है p² को विभाजित
करेगा। तो 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा या करता है, ठीक है। 2p को विभाजित करेगा, ठीक है। 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो लिख लेना यहाँ पे, तो 2p को भी विभाजित करेगा। इक्वेशन क्या हो गया 2। समीकरण ये लिखना है लाइन, समीकरण, ये लाइन आप एनसीईआरटी से भी कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त हो रहा है अपने को। हमने देखो क्या माने थे कि ये जो P और Q है वो सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है मतलब HCF क्या आ जाए 1। लेकिन एक आ तो जाए, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज और दिखा दी है, क्या कि P और Q को एक और संख्या विभाजित कर रहा है जो कि क्या है 2 है। तो ये जो हमने माने ये क्या हो गया, सहभाज्य का कंडीशन जो माने थे वो गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो वही लिखना है, समीकरण 1 व 2 से प्राप्त हुआ है कि क्या प्राप्त हुआ है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब इस बात से हमें क्या पता चल रहा है, इस बात से हमारी जो कल्पना, हमने जो कल्पना किए थे उसका विरोधाभास हो रहा है ना। इससे क्या हुआ, इससे विरोधाभास हो रहा है कि P Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है ना। इस बात का विरोधाभास हो रहा है ना कि इसका जो है ना उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है ना। ये गलत हो गया, इसका विरोधाभास हो रहा है, तो क्या लिखोगे, ऐसी, यहां लिख देते, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा विरोधाभास हमारी दिख नहीं रहा होगा, ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ कि 1/√2 परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पूरा करवा दिया, इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। और ये जो पैटर्न है ना, प्लीज इसको याद कर लेना बहुत, या तो प्रैक्टिस कर लो इसकी, है ना, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि भूल ना सको। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि भूल ना सको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, 7/5। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अब जब इसे परिमेय संख्या माना मैंने, परिमेय संख्या है, अब जब परिमेय संख्या माना तो मतलब क्या, ये p/q के रूप में हो जाएगा 7/5। 7 को इधर भेज दो, 7 को इधर भेज दो, तो क्या होगा देखो,
p/q 7 इक्वल टू √5, है ना। बस इतना कर दो। इसके बाद आपको बस क्या है लिखना है, क्या लिखना है देखो, वही जो आपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखे थे कि p7 और q एक पूर्णांक है। अब जब ये पूर्णांक है तो √5 भी पूर्णांक होगा। लेकिन भैया ये कितना सच है कि √5 एक पूर्णांक होगा? अगर पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या भी है, ठीक है। इससे विरोधाभास हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, है ना। क्योंकि √5 तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमारी जो इसके हम अगेंस्ट जा रहे हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इससे विरोधाभास हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसी कल्पना, बहुत गलती होता है यार इसमें, ऐसी विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट तो है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कर लेना, स्टेप आपको पता होना चाहिए। और ये हिंदी वाला जो वर्ड है ना, ये 1-2 बार लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ इतना प्रोसेस कर देता हूं, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड 6 + √2 है, तो क्या करोगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब इसको परिमेय संख्या माने हो तो मतलब इसे p/q के रूप में भी लिखोगे। 6 + √2, फिर इसको इधर भेजोगे तो क्या होगा, pq - 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा √2। एलसीएम ले लो तो क्या होगा, q p - 6 q इज √2। अब बस छोटा सा काम करना है आपको, क्या कि यहां पे लिखो p6 और q एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक हुआ तो क्या होगा, √2 भी पूर्णांक होगा। इससे विरोधाभास हो रहा है कि √5 नहीं, अब √2 की बात चलेगी। √2 एक परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो फैला दो, शेयर कर दो, हर बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।